हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि आज हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय है बाल्यावस्था बाल विकास इकाई 5। जी हां, यह इस विषय की अंतिम इकाई है। दिस इज द लास्ट यूनिट ऑफ बाल्यावस्था एंड बाल विकास, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। इस पूरी इकाई में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा पहले कंफर्म कर दे रहा हूं कि इस इकाई में हम बात करेंगे डीएलएड की परीक्षा में पहले पूछे गए पीवाईक्यू जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूर्व परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है डीएलएड की इस साल की, वो भी प्रश्न शामिल होंगे। और पर्सनल कुछ गेसिंग क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बन सकता है, वो भी इसमें इंक्लूड करूंगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा इस इकाई की अंक योजना के ब्लूप्रिंट क्या है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आप कितने अंक हासिल कर सकते हैं, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास यह हमारी इकाई 5वीं है। इसके पहले ऑलरेडी इकाई 1, 2, 3 और 4 की वीडियो लेक्चर्स हम ला चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे और जाकर देख लेंगे। और बात करेंगे हम इस 5वीं इकाई जिसका नाम ही है बचपन, जी हाँ, चाइल्डहुड। इस 5वीं इकाई की हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इसके ब्लूप्रिंट की, इसके अंक योजना की, तो भाई इसकी जो अंक योजना या इसकी जो ब्लूप्रिंट है, अगर वो हम बात करें तो इस पर कुल जो अंक आवंटित है वो है 12। जी हाँ, टोटल 12 मार्क्स मिलेंगे आपको इस एक इकाई को पढ़कर, 12 अंक हासिल हो सकते हैं। इसमें 3 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, यानी एक मार्क्स के 3 एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक जो भी होगा, तो 3 वस्तुनिष्ठ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 2 मार्क्स का एक प्रश्न रहेगा यहां पर। साथ ही साथ यहां पर 3 अंक का भी एक प्रश्न रहेगा और 4 अंक का भी एक प्रश्न रहेगा। तो इस तरह से कुल टोटल 12 अंकों की इकाई हो जाती है, यानी 12 मार्क्स मिलते हैं सिर्फ एक इकाई को पढ़कर। तो ये होगी इसकी अंक योजना ब्लूप्रिंट। और चलिए वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एमपी डीएलएड के छात्र हैं, अगर आपने एमपी डीएलएड में एडमिशन लिया है या फिर आप हरियाणा डीएलएड के भी छात्र हैं, उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है। तो आप सभी के लिए मध्य प्रदेश डीएलएड का, अगर हरियाणा के स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए अलग से हरियाणा डीएलएड का संपूर्ण कोर्स, जो कि पूरी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, जी हाँ, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी। और ये संपूर्ण कोर्स जो है आपको मिलेगा, जिससे आपकी परीक्षा की टोटल जो 100% तैयारी है वो हो पाएगी। ये आपकी डेट की 2026 की परीक्षा के लिए है। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या इस कोर्स में, तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको मिलेंगे भाई नोट्स, इसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज, इसमें मिलेंगे आपको प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ आपको इसमें मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स भी। और बता दूं डिटेल में इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा बता दूं, तो इस कोर्स में आपको हर विषय का, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, हर यूनिट का, साथ ही साथ हर यूनिट के डिटेल नोट्स, हर यूनिट के शॉर्ट नोट्स और हर यूनिट के एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर भी आपको मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पहले डीएलएड की परीक्षाओं में कई वर्षों के, 5-6 वर्षों के पूछे जा चुके, वो सारे क्वेश्चन पेपर्स और उनमें से कईयों के सॉल्यूशन भी सॉल्व करके, वो सब कुछ मात्र एक कोर्स में मिलेगा। मैराथन वीडियो लेक्चर सब मिलता है। तो इतना सब कुछ मिलेगा मात्र एक कोर्स में, जिससे आप परीक्षा की 100% तैयारी कर पाएंगे, 90+% स्कोर कर पाएंगे। हजारों छात्र हर साल हमारा कोर्स लेते हैं, हजारों छात्र ने अभी तक पढ़ाई करके 90+% स्कोर किया, आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड को नहीं डालना है फिलहाल, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी 33% की छूट चल रही है। जी हाँ, 33% का ऑफ ऑलरेडी चल रहा है पूरे कोर्स में। आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, कुछ और कूपन कोड की, ना कोई मार्केट से बुक खरीदने की, यानी एक कोर्स और संपूर्ण तैयारी। कोर्स वैलिड रहेगा पूरा 1 साल के लिए। ओके, क्लियर है? तो चलिए शुरू कर देते हैं। हम कोर्स की बात हो गई, बात कर लेते हैं हम हमारे इस इकाई की। तो इस इकाई की बात करें और शुरू करेंगे इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न में से। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहां पर भाई, कि भाई यहां पर बाल श्रम का अर्थ बतलाइए, यानी जो बाल श्रम, जिसे हम चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी के नाम से भी जानते हैं, उसका अर्थ बतलाना है। उसका हमें बतलाना क्या है, ये बाल श्रम होता क्या है, ठीक है। अब ये थ्योरी भूल जाइए, पहले मैं डायरेक्ट जो एक्सप्लेन कर रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, आप उन वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, ताकि परीक्षा में अगर सवाल आए तो बिना रटे ही आप अपने बुद्धि से, अपने नॉलेज की मदद से लिख पाए, ठीक है, अपने वर्ड्स में लिख पाए। तो बाल श्रम होता क्या है, अंग्रेजी में इसे चाइल्ड लेबर कहते हैं, ठीक है, बाल श्रम को। और आप सबको पता होगा कि 14 साल से कोई भी उससे कम उम्र का बच्चा अगर उसको कोई काम करवाता है, काम पर रखता है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को जेल होगी। ये पूरी तरह से कानून अपराध है। और ऐसे किसी भी बच्चे को जो 14 साल से कम उम्र का बालक है और उससे काम पर रखा जा रहा है, तो ये ध्यान रखिए, उससे काम करवाया जा रहा है या काम पर रखा जा रहा है। बच्चा अपनी खुद की मर्जी से भी काम कर रहा है ना, तो भी ये कानून अपराध है, तो भी आप नहीं रख सकते, आपको खुद ही मना कर देना, ये ध्यान रखिए। इसे बाल श्रम कहते हैं। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों की जो होते हैं, उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसे RTE, राइट टू एजुकेशन किया गया है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है।
इसीलिए हमारे देश में बाल श्रम जो है कानून अपराध है। सिर्फ हमारे देश में नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है बाल श्रम को, चाइल्ड लेबर को एक क्राइम माना गया है बहुत ही, और इसके लिए कठोर से कठोर दंड, कारावास, सजा, फाइन भी लगता है, साथ ही साथ इसमें जेल भी होती है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया बाल श्रम क्या होता है, मैंने बता दिया। अब आपको थोड़ा डिटेल में यहां पर हम जान लेते हैं थोड़ा सा। अब ये अपने मन से भी लिख पाएंगे, जितना मैंने बता दिया ये तो अपने मन से भी लिख सकते हो। पहले क्या लिखोगे कि छह नहीं बोलेंगे अब सीधा, तो राइट टू एजुकेशन के सीधा सीधा पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को यदि काम पर रखा जाता है तो काम करवाने वाला और काम पर रखने वाला, उससे बच्चे से श्रम कराने वाला, लेबर कराने वाला व्यक्ति जो है अपराधी है, उसे अपराध माना जाएगा इस क्रिया को। ठीक है, और जो भी ऐसा करेगा उसे भारतीय कानून संहिता के हिसाब से दंड मिलेगा, जेल होगी, फाइन लगेगा, ये अलग से। और ऐसा इसलिए कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, आरटीई, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो है ऐसा रखा गया है। ठीक है, ये क्लियर है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसको बैन किया गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे भी अपराध, कानून अपराध घोषित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो बाल श्रम है क्या एक्चुअल में, अगर आपके वर्ड्स में यहां पर अपने हमने बता दिया। अब हम थोड़ा सा किताब के भी वर्ड देख लेंगे, अगर आपको मान लो थोड़ा ऑफिशियल शब्द लिखना है, कुछ आइडिया लेना है तो बाल श्रम का मतलब क्या है कि बाल श्रम के ऐसा मतलब, इससे मतलब क्या, हमारा अभिप्राय ऐसे कार्य से है जिसमें कार्य करने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। तो कानून ने जो एज लिमिट सेट कर दी है, निर्धारित कर दी है आयु सीमा, कि इससे कम उम्र का बच्चों को काम नहीं दिया जा सकता। तो क्या निर्धारित किया गया, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष। तो सामान्य अर्थ में वो बच्चे जो 14 से कम आयु के हैं, ऐसा कोई भी बालक जो बालक या बालिका जो 14 वर्ष से कम आयु का है, उनसे उनका बचपन, खेलकूद, शिक्षा ये सब छीन के काम कराना पूरी तरह से क्या माना जाएगा, कानून अपराध माना जाएगा ना। उनका अधिकार छीन के अगर कोई शोषण करेगा तो इसे पूरी तरह से कानून अपराध बन जाएगा। उनका शारीरिक शोषण करना, मानसिक शोषण करना, सामाजिक रूप से उनको अलग कर देना, है ना, उनसे मेहनत करवाना, या फिर उनको कम सैलरी देना, कम पारिश्रमिक देना, जानबूझ के छोटे बच्चों को रखा जाता है काम पर क्योंकि वो कम सैलरी में मान जाते हैं। ऐसा कई बार होता है, आप देखोगे तो होटलों में, ढाबों पे, चाय की ठेलों पर आप देखोगे तो होता है ना ऐसा। ये पूरी तरह से बैन किया गया। इवन फैक्ट्रियों में भी काम कराते छोटे बच्चों से, कम सैलरी में बच्चे मान जाते हैं। तो इस तरह से यही बाल श्रम कहलाता है और इस पर इस तरह से बैन लगा हुआ है। अब मेरे ख्याल से बाल श्रम क्या होता है ये क्लियर आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंफर्म हो जाता है एक बार कि हाँ सर ये समझ में आ गया तो एक थम्स अप दे दिया करो, लिख दिया करो कि हाँ सर क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी बाल श्रम से ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं 2 प्रश्न बाल श्रम से संबंधित बता रहा हूं, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो और ये मैं बता दूं आपको कि पीवाईक्यू भी है। जी हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी डीएलएड की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, जान लीजिएगा। तो हम बात करने वाले कि बाल श्रमिक बनने से रोकने के क्या उपाय हैं, उसका वर्णन कीजिए। यानी बाल श्रमिक यानी बच्चे को चाइल्ड लेबर बनने से जो चीजें रोकती होंगी उन चीजों के बारे में बतलाइए। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चे को चाइल्ड लेबर या बाल श्रम बनने से रोकती हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अगर उसकी बात करें तो पहले मैंने हमेशा बताया है कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न आए और आपको उत्तर आता हो तो डायरेक्ट मत लिख दो भाई, पहले थोड़ा समय लो, पहले कुछ थ्योरी लिखो। जैसे कि बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो बाल श्रमिक को रोकने के लिए सरकार ने कई प्रकार के उपाय किए हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित उपाय जो है नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा करके आप पहले 2 लाइन की थ्योरी बना दो। जैसे यहाँ पर बाल श्रमिक बनने से रोकने के निम्नलिखित उपाय हैं, ठीक है, यहाँ 1 लाइन का बना है, आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के, जैसे मैंने बताया कई सारे महत्वपूर्ण उपाय हैं, उनमें से कुछ प्रमुख उपाय नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा करके 2 लाइन लिख दो। उसके बाद नंबर 1, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ, अगर जॉब के अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, एम्प्लॉयमेंट, अब बोलोगे अरे सर बच्चों को तो जॉब से रोकना है और आप तो जॉब देने की बात कर रहे हैं। भाई जॉब अगर रहेगी हमारे देश में, बेरोजगारी नहीं रहेगी, तो बच्चे के माँ बाप को जॉब मिलेगी। तो बच्चे के माँ बाप अगर जॉब करेंगे तो बच्चा क्यों जॉब पर जाएगा, वो क्यों खुशी से अपने बच्चे को काम पर भेजेंगे, वो पढ़ाएंगे उसे, है ना। तो हमारे देश में बाल श्रमिक बनने का कारण ये भी है कि बच्चे के खुद के माता पिता बेरोजगार हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ भी कचरा बिनने का कुछ और काम करते हैं, जिसकी वजह से परिवार के बच्चों को भी काम पे लगना पड़ता है। ये आपने देखा होगा, है ना, और छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने, पर्यावरण में, ईवीएस में, या फिर सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, है ना। तो चाइल्ड वर्क ये भी कारण है। अगर हमारे देश में सबके पास जॉब होगी, यानी हर माता पिता के पास जॉब होगी, तो अपने बच्चों को काम पर क्यों भेजेंगे, सिंपल। तो बाल मजदूरी रोकने का उपाय क्या है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। दूसरा, शिक्षा को जो शुल्क लगता है, उसमें जो टैक्स लगता है भाई, उसको पूरा हटा देना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को जिद्द शुल्क के रूप में प्रदान करना, यानी शुल्क का जो अपना जो शिक्षा होनी चाहिए उस पे जो शुल्क लगेगा, यानी उसको पूरा फ्री कर दो, यानी पैसे ही नहीं लेके। ठीक है, अगर पढ़ाई में कोई पैसा नहीं लगेगा, ऐसा होता क्या अक्सर, जिन माँ बाप की कमाई कम होती है उन माँ बाप को अगर पढ़ाई में पैसा लगाना लगे तो वो कैसे बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो अगर
बच्चे की पढ़ाई फ्री रहे तो बच्चे माँ बाप क्या करेंगे, बच्चे को पढ़ने भेज देंगे और खुद जो थोड़ा बहुत कमाएंगे उससे घर चला लेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है अपने पैसे से और बच्चे को भी पढ़ाना उसी में से, तो माँ बाप हिचकते हैं कई सारे। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि शिक्षा को पूरा टैक्स मुक्त कर देना चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए, पूरा उसको फ्री कर दो ताकि गरीब माँ बाप भी अपने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए, इसका मतलब यह है कि जो युवा हो गए हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो एडल्ट पर्सन्स हो गए, उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर माँ बाप शिक्षित होंगे, माँ बाप को जागरूक करेंगे कि भाई आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, आप अपने बच्चों को पूरा मौका दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए, तो इससे होगा क्या कि भाई बच्चा जो है पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा ना। प्रौढ़ शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए, इसके तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। और क्या, संपूर्ण देश में लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए यानी साक्षरता दर बढ़ाने के लिए संपूर्ण देश में साक्षरता मिशन त्वरित यानी एकदम इमीडिएटली, बहुत एकदम अर्जेंट के रूप में लागू करना चाहिए ना, यानी कि त्वरित गति के आधार पर चलाया जाना चाहिए, यानी युद्ध स्तर पर, यानी सबको पढ़ाना है, यानी सबको पूरे देश को साक्षर एजुकेट कर देना, 100% लिटरेसी कर देनी है, इस माध्यम से चलाया जाना है। फिर जनसंख्या शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक एवं सचेत करना है, यानी जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, उसमें उसके प्रति भी लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। साथ ही साथ सभी लोग एजुकेटेड रहें, शिक्षित रहें, इसके लिए भी कार्य करना चाहिए। तो ये सारे उपाय अगर करेंगे, हम ये जो उपाय देख पा रहे हैं, ये सारे उपाय अगर किए जाएंगे तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बाल श्रमिक जो है नहीं बनेंगे, बच्चे जो है बेरोजगार, वो चाइल्ड लेबर का काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके माँ बाप के पास रोजगार रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य बतलाइए। अब जिन्हें नहीं पता वैश्वीकरण क्या होता है, तो वैश्वीकरण को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। जी हाँ, जिन्हें नहीं पता है, वैश्वीकरण को अंग्रेजी में कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, एक समय ऐसा था कि कोई भी देश जो सामान बनाता था वो सिर्फ अपने देश में बनाता था और अपने देश के लोगों को इस्तेमाल करते थे, यानी कुछ सामान जो मिलते थे दूसरे देशों में, पर वहां जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ट्रांसपोर्ट नहीं था। वहां जाना अगर ट्रांसपोर्ट से पॉसिबल था भी तो टैक्स बहुत ज्यादा लगता था, कर बहुत ज्यादा, यानी वहां से अगर हमें कोई 10 लाख की कार मंगानी है जो दूसरे देश में बनती है, वहां पर चलती है, तो इंडिया में लेकर आते वो 10 लाख की कार 20 से 30 लाख की हो जाती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। तो पूरी दुनिया के मार्केट को, पूरी दुनिया के मंच को, पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ देना, यानी कोई भी देश किसी भी देश में जाके व्यापार कर सकता है, कोई भी देश कहीं भी जाकर सामान बेच सकता है, सामान बना सकता है। आप खुद ही देखिए ना, चाइना के कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में बनते हैं, हमारे देश में बिकते हैं, पर अगर सोचिए अगर चाइना का सब बैकआउट हो जाता तो हमें जो नई नई टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट सस्ती चीजें मिलती हैं, अगर चाइना नहीं बनाता, उससे अलाउ नहीं होता बेचना, तो हम तक कैसे पहुंचती, समझ रहे हैं ना आप। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण हो। ठीक है, तो वैश्वीकरण करता क्या, अब ये तो समझ में आ गया कि कोई भी देश दूसरे देशों में जाके सामान बना सके, बेच सके, खरीद सके, और हमारे देश में भी कोई दूसरे देश की कंपनी आ सके या दूसरे देश वाले आके सामान बना सके, बेच सके, इसे ही क्या बोला गया है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण ना दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण, यानी वर्ल्ड का यूनिफिकेशन, विश्व का एकीकरण यानी वैश्वीकरण, ये मिलकर बना है शब्द, इसे ही ग्लोबलाइजेशन या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, इसमें सारे देश किसी भी देश में जाके सामान बेच सकते हैं, बना सकते हैं। इससे अब ऐसा इसलिए है कि सोचिए अगर कार बनी होती जर्मनी में, ठीक है, कार का इन्वेंशन जर्मनी में हुआ, सारी दुनिया में तो नहीं हुआ, और जर्मनी कहता कि हमने कार बनाई, हम किसी को कार नहीं बेचेंगे, हम कार की टेक्नोलॉजी किसी को देंगे ही नहीं, तो क्या होता, जर्मनी कार बनाता, जर्मनी के देश में खूब कारें चलती, और बाकी दुनिया अभी भी कार नहीं, वो पुरानी टेक्नोलॉजी से चल रही होती, बैलगाड़ी से चल रही होती, घोड़ों से चल रही होती है ना। तो जर्मनी ने ये डिसाइड किया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, बदले में आपसे हमको भी गेहूं चावल चाहिए। यही तो है वैश्वीकरण, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर निर्भर होकर चलना। ठीक है, तो वैश्वीकरण अगर होगा, यानी भारत में दूसरी कंपनियां आएंगी या भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में जाएंगी, सामान बनाएंगी, बेचेंगी, और विदेशी कंपनियां के भारत में सामान बनाएंगी, बेचेंगी, तो फायदा क्या होगा, विदेश से जब कोई कंपनी इंडिया में आती है क्या फायदा होता है भाई, कंपनी लगती है तो रोजगार मिलता है ना लोगों को, और हमारे देश में सामान मिलता है तो सस्ता बनने लगता है ना सामान, ये सारे फायदे है भाई। हमारे देश को टैक्स भी तो मिलता है, तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास भी तो होता है, क्लियर है, लोगों को रोजगार के मौके मिलते हैं, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता है। ठीक, तो वही हम बात करने वाले हैं। तो आज के युग में ऐसा कहा गया कि आज के समाज में, आज के युग में मानव जीवन के विकास के लिए सभी देशों का एक होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, यानी विश्व का एकीकरण होना जरूरी है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, वैश्वीकरण बोला गया है। तो इस वैश्वीकरण के कुछ खास उद्देश्य हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, एम है। तो वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। ठीक, पहला आर्थिक समानता। ठीक है, अगर कोई देश डेवलप हो गया है, विकासशील हो गया है, तो अगर वो दूसरे देश की मदद करेगा तो दूसरा देश भी विकासशील हो जाएगा, तो आर्थिक समानता आ जाएगी। ठीक है, दूसरा गरीबी का उन्मूलन, यानी कि पॉवर्टी गायब हो जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि दूसरी कंपनी आएगी तो रोजगार देगी, लोग पैसे कमाएंगे और लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी।
फिर उदारीकरण, उदारीकरण को कहते हैं इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, यानी जो कठोर नियम होते हैं, ठीक है, जो कठोर नियम होते हैं आपके देश में उसको आप हटा दो, इसे बोलेंगे लिबरलाइजेशन। भारत में सन 1992 में 1992 में, जी हाँ 1992 में लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण हुआ था। उस वक्त मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री हुआ करते थे। बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में। वो हमारे जो मनमोहन सिंह है वो प्रधानमंत्री भले ही कैसे रहे हो या उन्होंने अच्छे से काम किया हो चाहे ना किया हो, बात का विषय है, विवाद का विषय है, लेकिन वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर वो सबसे बढ़िया थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा उन्होंने फाइनेंस को संभाला, देश की आर्थिक स्थिति को संभाला, बड़े बड़े फैसले लिए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो उदारीकरण किया। निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होगा यानी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट होकर चलेंगी। इससे होगा क्या, जो हालात है सुधरेंगे। अभी आप देखो जब रेलवे स्टेशन सरकार संभालती है रेलवे, तो कितना गंदगी कचरा कैसा होता है, और वही रेलवे स्टेशन अगर प्राइवेटाइज हो जाता है, जैसे भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन प्राइवेटाइज कर दिया गया है, तो वहां पर आप देखोगे इतना साफ सुथरा और इतना साफ सफाई रहता है, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में काम है। और प्राइवेट व्यक्ति क्या करता है, जो रेलवे स्टेशन पर ढंग से काम नहीं करेगा उसको जॉब से निकाल देगा। रेलवे में कैसा, सरकारी नौकरी लग गई, सफाई वाला सफाई कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, उसको कोई नौकरी से नहीं निकालता, कोई देखने वाला नहीं है। पर प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर कोई टीचर नहीं पढ़ेगा निकाल देंगे, प्राइवेट में कोई अगर साफ सफाई नहीं करेगा उसको निकाल देंगे। तो प्राइवेटाइजेशन से, निजीकरण से ये फायदा है। नुकसान भी उसके अपने जगह है, पर हम नुकसान की बात नहीं कर रहे, वो कभी और डिबेट कर लेंगे उस पर, लेकिन हाँ उससे फायदा है। फिर सरकारी नियंत्रण की सीमितता, पहले सरकारी पूरा कंट्रोल करती थी, पर जब से उदारीकरण होगा, वैश्वीकरण होगा, तो दूसरे लोग के हाथ में भी कंट्रोल आएगा, है ना। सरकार की जगह दूसरे लोग भी कंट्रोल करेंगे। जैसे पहले सिर्फ सरकारी स्कूल थे, तो शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या था। आज प्राइवेट स्कूल्स हो गए हैं, प्राइवेट कोचिंग्स हो गई हैं, प्राइवेट ऐसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं जिसकी वजह से लोग पढ़ पा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, जितने भी डीएलएड की कॉलेजेस हैं, आप सभी आप बताइए ईमानदारी से कितनी अच्छी पढ़ाई होती है वहां पर, पढ़ाई होती है, कॉलेज लगता भी है। अगर ये प्राइवेट कोचिंग ना हो, ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, या और भी कोई पढ़ाता होगा, आईआईटी जेएनटी कोचिंग चल रही है, यूपीएससी की प्राइवेट कोचिंग चल रही है, क्या लगता है आपको, अगर ये प्राइवेट कोचिंग सारी बंद हो जाती या प्राइवेट पढ़ाना वहां से यूट्यूब चैनल सब बंद हो जाए, क्या लगता है भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी, कैसी पढ़ाई होती है सरकारी में, आप तो जानते ही अच्छे से। तो प्राइवेट होने से सरकार का नियंत्रण थोड़ा कम होता है, जिससे व्यवस्था सुधरती है। और क्या, हाँ थोड़ा सा नुकसान होगा कि प्राइवेट में बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, प्राइवेट में सैलरी कम देते हैं, ये नुकसान भी है, पर फिलहाल हम फायदों की बात कर रहे हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हम नुकसान नहीं फायदे की बात कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी पूरे दुनिया को हम एक भाई की तरह, पूरे दुनिया को हम तो बोलते भी हैं, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश, हमारी सरकार का भी मूल मंत्र यही है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त विश्व ही हमारा परिवार है। हम तो इस भावना से चलते हैं। तो पूरी दुनिया में एक दूसरे को भाई मानकर चलेंगे, काम करेंगे एक दूसरे के सहयोग के साथ। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा। तो अगर एक वैश्वीकरण होगा, ग्लोबलाइजेशन होगा, विश्व का एकीकरण होगा, यानी कि वैश्वीकरण होगा, तो हमें ये सारे फायदे मिलेंगे। क्लियर है, इन्हें आप रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। वैसे टॉपिक ना सोशल साइंस का, एसएसटी का है, ठीक है, 10वीं कक्षा में ये सामाजिक विज्ञान में सोशल साइंस में पढ़ाया जाता है, आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है बचपन क्या है। अब बचपन का सवाल पूछा भाई, इस इकाई का इनाम क्या है, बचपन, और बचपन के ऊपर सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम बात करेंगे आखिर बचपन होता क्या है, बचपन क्या है। तो देख लीजिए बचपन होता क्या। पहले तो मैं बता दूं आपको, नॉर्मली बता दे रहा हूं, ये सब भूल जाओ। पहले आप जान लो, जब बच्चे का जन्म होता है ना, वो 3 अवस्था में रहता है बटा हुआ। कोई बच्चे का जब युवा होने से पहले उसका 3 अवस्था रहती है। पहला कौन सा रहता है, शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष तक का। फिर बच्चे का होता है भाई, आप देखोगे बाल्यावस्था, बचपन अवस्था जिसे कहते हैं, है ना, 3 साल से लेकर लगभग 11-12 साल तक चलता है। फिर 12 से 18 के बीच उसकी किशोर अवस्था रहती है, ठीक है, उसके बाद युवा अवस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। तो ये 3 स्टेजेस में बच्चे का 18 साल के पहले 3 स्टेज होती है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। तो बीच की जो अवस्था है किशोर अवस्था, यानी वो 12 साल और इधर 2 साल, इसके बीच की जो अवस्था है इसे हम क्या कहते हैं, बचपन कहते हैं। ठीक है, तो बचपन जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक के आयु काल को कहते हैं। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वहां से लेके किशोर बनने तक, यानी कि 11-12 साल तक, कोई 13 साल भी गिनता है। देखिए ये जो बच्चों की आयु है ना, जो बटी है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है। किसी के हिसाब से बचपन जो है वो 3 से लेके 12 साल तक, किसी के लिए रहता है कि 5 से भाई 13-14 साल तक। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग दिया है। आपको ध्यान के रखना है कि बचपन की परिभाषा क्या बतलाई गई है कि जन्म से लेके किशोर अवस्था के पहले तक, ठीक है, जन्म से लेके किशोर अवस्था तक के आयु को जो कहते हैं वो बचपन कहलाता है। वही हमारा बचपन है, चाइल्डहुड जिसे कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से विकास करता है। उसका मनोवैज्ञानिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब बच्चा कर रहा होता है। ठीक है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान में अगर हम बात करें तो बचपन को शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, फिर मध्य बचपन
और उसके बाद किशोर अवस्था के विकासात्मक चरणों में बांट दिया गया, ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पहला जो रहता है वो क्या होता है, बचपन का। बचपन को पहले शैशव अवस्था में रखते हैं। शैशव अवस्था के बाद 2 तरह का बचपन मिलेगा, एक प्रारंभिक शुरुआत का बचपन यानी वो 3, 4, 5, 6 साल तक। ठीक है, उसके बाद जो अंत वाला बचपन होगा यानी 8, 9, 10, 11, 12 साल तक वाला जो होगा, ठीक है, प्रारंभिक बचपन। उसके बाद बीच में रहेगा मध्य बचपन और उसके बाद रहेगा किशोर अवस्था के स्टार्टिंग तक के। तो ये इस तरह से बचपन कहलाता है। या आप सीधे जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक की आयु को हम बचपन कहते हैं। ठीक है, बचपन को बांट दिया गया है, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और अंतिम वाला जो होता है जिसे हम किशोर अवस्था भी कहते हैं, उस अवस्था में 3 भाग में, यानी कि प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोर अवस्था, ये 3 भाग में रहेगा। क्लियर है, ये बचपन हो गया। बचपन की परिभाषा हो गई। अलग अलग किताब में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बचपन की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बोलना कि सर यहाँ तो ऐसा लिखा है वहां तो ऐसा लिखा है। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है, तो जिस भी वैज्ञानिक के बारे में पढ़ोगे, जिस वैज्ञानिक के हिसाब से किसी किताब में छपा होगा, तो उस अकॉर्डिंग उसमें डेटा रहता है। गलत कुछ नहीं है, गलत नहीं है, सब सही है, जो भी लिखोगे परीक्षा में सही ही मिलेगा। ठीक है, अब आता है अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल है कि जेंडर क्या है। जेंडर जिसे हिंदी में लिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये जेंडर या लिंग है क्या, ये अगर हमारे देश में देखा जाए मोटे तौर पर लड़का लड़की को जेंडर ऐसा लिंग माना जाता है। ठीक है, अगर कोई, आप देखोगे आपने ग्रामर में पढ़ा होगा मैस्कुलाइन, फेमिलाइन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, साथ ही आपने पढ़ा होगा संस्कृत में कि स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है, हिंदी में भी पढ़ा होगा। और संस्कृत में तो एक और होता है नपुंसक लिंग, जिसे उभय लिंग या फिर नपुंसक लिंग भी कहते हैं। 3 तरह के जेंडर, यानी कुछ ऐसा भी होगा ना जो ना लड़का वाले रेंज में आएगा ना लड़की वाले में। ठीक है, तो उसे हम उभय लिंग या फिर नपुंसक लिंग भी कहते हैं। तो लिंग जो होता है वो होता क्या है, ये जो जेंडर जो है वो है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो जेंडर शब्द है, शुरुआत में इसका जो प्रयोग होता था, ये भाषा में लिंग अर्थात स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के लिए होता था, पर ऐसा नहीं है। देखिए ये बात जान लीजिए, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वो उसका सोच महिला की तरह है, ठीक है, किसी स्त्री की तरह है, तो वो स्त्रीलिंग हो गया। अब वो अगर हो सकता है कई बार ऐसा कि बॉडी मेल की रहती है, पुरुष की, लेकिन उसके अंदर भावनाएं, फीलिंग्स महिला जैसी आ जाती हैं, तो भी वो स्त्रीलिंग है। अगर हो सकता है बॉडी महिला की तरह हो लेकिन फिर भी उसके अंदर भावनाएं कैसी हो, पुरुष जैसी हो, तो पुरुष लिंग हो जाता है, पुल्लिंग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कभी कभी डिसाइड नहीं हो पाता है कि कौन सा लिंग होगा, महिला पुरुष, तो उसे नपुंसक लिंग या फिर उभय लिंग भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अन्य भाषाओं में भी आप देखोगे कई जगहों पर, तो आपको जेंडर की जो परिभाषा मिलेगी कुछ इस प्रकार से मिलेगी कि जेंडर को विभाजित किया 2 भाग में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, पुरुष महिला। ठीक, कुछ कुछ भाषाओं में तो एक तीसरा लिंग भी होता है, जैसे संस्कृत में है, जैसे मैंने बताया आपको नपुंसक लिंग या जिसे उभयलिंग भी कहते हैं ना, जिसे न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं अंग्रेजी में। जैसे इंग्लिश में क्या है, मैस्कुलाइन यानी आदमी, पुल्लिंग, फेमिनाइन यानी औरत यानी स्त्रीलिंग, और एक होता है न्यूटर, जिसे न्यूट्रल जेंडर, जिसे हम नपुंसक लिंग भी कहते हैं या फिर उभयलिंग कहते हैं। संस्कृत में भी वही है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग होता है, जिसे उभयलिंग भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो है 2 भागों में जेंडर को बनाया गया। कुछ अन्य भाषाओं में, कुछ अन्य जगहों पर आप देखोगे तो 2 ही लिंग होते, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, बस खत्म, आदमी औरत, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पर दुनिया के कई भाषाओं में, कई देशों में, कई जगहों पर लिंग को जो है 3 भाग में विभाजित किया गया, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और एक नपुंसक लिंग, या फिर उसे उभयलिंग कहा जाता है, न्यूट्रल जेंडर भी कहा जाता है। क्लियर है, तो ये आपको समझ में आएगा आखिर लिंग क्या है, जेंडर क्या है। क्यों, क्योंकि भाई बच्चे के विकास पे जेंडर का प्रभाव पड़ता है। सोचिए आप जरा सा, अगर कोई बच्चा स्त्री लिंग से पैदा होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग यानी कि वो लड़की बनकर, लड़की वाली भावना है, लड़की वाली बॉडी यानी लड़की, यानी लड़कियां जो बच्चियां जो पैदा होती हैं उनका विकास अलग तरह से होता है, लड़के जो पैदा होते हैं उनका विकास अलग तरह से होता है। और कोई अगर नपुंसक लिंग पैदा हो गया तो हमारा समाज उसको स्वीकार नहीं करता, समाज से निकाल देता है, उनका विकास अलग तरीके से होता है। तो लिंग का विकास पर प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, लड़की होना आसान नहीं है इस देश में, वैसे ही लड़का मर्द होना भी आसान नहीं है इस देश में। और जो थर्ड जेंडर है नपुंसक लिंग, जिन्हें हम किन्नर या जो भी जिन नामों से जानते हैं, उनकी लाइफ तो और कठिन है। उनको ना पढ़ने दिया जाएगा, उनको ना समाज में रखेंगे, ना नौकरी देंगे, फिर वो थक हार कर परेशान होकर जबरदस्ती भीख मांगते, पैसा मांगते, अपराध करते, शामिल हो जाते हैं। हम उनका गुस्सा करते हैं कि वो लोग ऐसा करते हैं, भाई पर उनको हमने ही तो ऐसा किया ना, हमने ना उनको नौकरी दी, ना पढ़ने दिया, ना ही उनको अपने घर में रखा, ना अपने साथ रहा, तो समाज से निकल गए तो फिर करेंगे क्या, है ना। उनके पास वही अपराध करना या जबरदस्ती वसूली करना, ये बसता उनके पास। ठीक है, तो ये हो गया भाई लिंग के बारे में, जेंडर के बारे में, जेंडर का लिंग का प्रभाव पड़ता है विकास में। क्लियर है, तो ये थे हमारी 5वीं और अंतिम इकाई। जी हाँ, ये हमारी बाल्यावस्था बाल विकास की 5वीं और अंतिम इकाई बचपन थी। आई होप आपको समझ में आ गया पूरा वीडियो लेक्चर, सभी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डिटेल में आंसर, शॉर्ट नोट, एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर यूनिट के, ये सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस कोर्स में।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कोर्स मौजूद है, ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, सीधा ऐप आपको प्ले स्टोर से जाएगा, वहां ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके जो भी कोर्स आपको चाहिए, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जो भी चाहिए वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, मैंने बता दिया। और आपको किसी कूपन कोड को डालना नहीं है, क्योंकि फिलहाल चल रहा है 33% की छूट, और ये छूट जल्दी खत्म हो जाएगी क्योंकि परीक्षा पास में है। ठीक है, अब फॉर्म भरना शुरू हो गए तो परीक्षा भी शुरू हो जाएगी कुछ ही महीनों के अंदर, 2 महीने के अंदर, 2 या 3 महीने में। तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 10 विषय भाई, हल्के में मत लेना, स्कूल की तरह 4-5 विषय नहीं है, 10 विषय हैं। ठीक है, तो कोर्स जरूर परचेस कीजिएगा, 90% आप स्कोर कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी विषय के वीडियो देखने के लिए, एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं रखा है, तो आपको हमारी वीडियो टाइम पर नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, हो ही सकता है कि आपको रिकमेंड ही ना हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखना, ताकि हर न्यूज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।